हेलो बच्चों, वेलकम टू एमबोर्ड चैनल। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एमबोर्ड पर। और हमने आज तक अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोग यूरोप पढ़ लिए हैं कि यूरोप क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण यूरोप में क्या थे, और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। आप विश्वास मानिए कि आप एग्जाम से 2 महीना पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और 80 में 80 प्रश्न पत्र आपके बन जाएंगे। 80 में 80 अंक का प्रश्न पत्र बन जाएगा और प्रैक्टिकल में आप जितना अंक उठाएं वो आपका प्लस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, एकदम विश्वास रखिए, है ना। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाना है हम जानते हैं और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाते हैं, है ना। एक भी चीज नहीं छूटने वाला है, एकदम आपका सभी सिलेबस खत्म होगा, लेकिन चरणबद्ध तरीका से या क्रमबद्ध तरीका से आपको पढ़ाएंगे। देखिए क्या वियना सम्मेलन आज हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए हम लोग पढ़ लिए थे कि नेपोलियन का अंत हो गया। किसका अंत हो गया? नेपोलियन का अंत हो गया। 4 वो शक्तिशाली देश थे यूरोप में, बाकी 40 को शक्तिशाली देशों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया करते थे। अब ये क्या बोल रहे हैं हम, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, खूब बढ़िया से समझ में आने वाला है। तो 4 जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने मिल करके नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन जब हार गया, नेपोलियन जब हार गए तो चारों देश को फूले नहीं समा रहा था, चारों देश पूरा खुश था और खुशी में सब एक जगह बैठ करके बात करना चाहता था कि चलो पार्टी कर लिया दोस्त। अब पार्टी करने के चक्कर में था तो कोई देश कुछ बोल रहा है, कोई देश कुछ बोल रहा है। एक देश बोल रहा है कि ये दोस्त चल जाएगा फ्रांस, है ना, वहां पर जाकर के पार्टी करते हैं हम लोग। तो फ्रांस के आदमी को, फ्रांस का जो शासक था वो कह रहा है कि बुर्बक का है जी, फ्रांस में आ जाएगा, फ्रांस का नेपोलियन था अभी मारा है, जनता सब खरीद के मार लगेगी तुमको, हम वहां पर नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, बात खत्म। अब उसके बाद अन्य लोग विचार करते हैं कि चला जाए ऑस्ट्रिया के ही, ऑस्ट्रिया बहुत दूर है और बिजुन कोनो ऑस्ट्रिया के था भी नहीं था नेपोलियन, तो चलते हैं वहां पर। तो ऑस्ट्रिया मान जाता है कि आइए हमारे यहाँ सम्मेलन कीजिए। ऑस्ट्रिया में कहाँ सम्मेलन होना चाहिए अब बताइए? किसी भी देश की राजधानी में खूब सम्मेलन होता है। देखिएगा कोई भी मंत्री आता है तो दिल्ली में आता है कि नहीं आता है, भारत की राजधानी में। उसी प्रकार ऑस्ट्रिया की राजधानी में सम्मेलन होगा। क्या हुआ, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम क्या है? तो वियना नाम है। क्या नाम है? वियना नाम है। 1815 ईस्वी में सब देश मिल करके बैठ करके सम्मेलन करते हैं। और इस सम्मेलन में क्या होता है, इस सम्मेलन में क्या होता है कि राय विचार करते हुए फ्रांस कहता है कि देखो नेपोलियन था, क्रांति करवाया था, फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को जगा दिया था और उसको वहां पर स्थापित करवा दिया था। अब हम चाहते हैं कि नेपोलियन नहीं है तो हमारा शासन फिर से वापस हो जाए, वापस हम शासन करने लगे, नेपोलियन के शासन व्यवस्था को समाप्त कर देवे। तो कहता है कि तुमको रोका कौन है, जाओ ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब दोस्त बोला कि जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रांस क्या करता है, जैसे वियना सम्मेलन करके आता है तो पुराना व्यवस्था को फिर से वापस ला देता है और पुराना राजा को शासन बनाता है, शासक बना देता है। पुराना राजवंश कौन था? तो बुर्बो वंश के राजा को फिर से स्थापित कर देता है। ठीक है। अब बुर्बो वंश के राजा कौन थे? तो बुर्बो वंश के राजा आपका लुई 18वां को राजा बनाया जाता है। ठीक है। तो पूछता है प्रश्न, क्या पूछता है कि वियना सम्मेलन के बाद किस राजवंश के पुनर्स्थापना किया गया? तो बुर्बो वंश के राजवंश का पुनर्स्थापना किया गया। ठीक है। किसको राजा बनाया गया? तो लुई 18वां को राजा बनाया गया। अच्छा, फ्रांस ऐसा कहता है। दूसरा क्या उपलब्धि रहा कि सब देश कहा कि जहां जहां नेपोलियन जीतले है, जहां जहां शासन स्थापित कैले है, उस सबको समाप्त किया जाए, क्योंकि नेपोलियन अब नहीं रहा। ठीक है। और नेपोलियन का अब जोर चलने वाला नहीं है, हम लोग जीते हैं, अब अपना मन से अब शासन चलाएंगे, अब किसी से डरेंगे नहीं है। तो वियना सम्मेलन के बारे में आपको बता दिए कि वियना सम्मेलन क्या था, इसका उपलब्धि क्या रहा। तो उपलब्धि लिखवा देंगे हम, आप एक चिंता नहीं कीजिए, सब एक एक चीज लिख देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप केवल कहानी की तरह समझिए ना, वियना सम्मेलन को समझ गए, इतना कहानी समझ में आया, बस निश्चिंत रहिए। अब हम लोग समझते हैं मेटरनिक युग। क्या समझते हैं? मेटरनिक युग। देखिए क्या ये युग क्या है, मेटरनिक युग। एक बात समझिए, मेटरनिक जो है एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहां का चांसलर था? चांसलर का मतलब था प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रिया इसको चांसलर बनाया था। और नेपोलियन जब था तो नेपोलियन के राष्ट्रवादी अभियानों को देख रहा था। राष्ट्रवाद का बहुत विरोधी था मेटरनिक। वो कहता था राष्ट्रवाद का कुछ नहीं होता है, जनता सब मूर्ख होती है, हम चलाएंगे अपना मन से, जनता का अधिकार होगा, हम जो कहेंगे उसको करना होगा। और राष्ट्रवाद को दबाने के लिए खूब ज्यादा ही प्रयास किया था। और नेपोलियन के जब था तो नेपोलियन को धीराता था कि क्या कहता था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। और एक बार दौर आ जाता है तो 1815 तक से लेकर के 1848 तक के काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके नाम से लोग कांपते थे। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवाद का मांग करता था ना, कोई अधिकार की बात करता था तो उसको दम बर्बरता से दमन कर देता था। तो सारा राष्ट्रवादी भावना निकल जाता था, राष्ट्रवाद राष्ट्र प्रेम सारा निकाल देता था।
तो क्या लिखेंगे मेटरनिक युग में कि मेटरनिक रशिया का चांसलर था जो राष्ट्रवाद का घोर विरोधी था, है ना, यह घोर प्रतिक्रियावादी था, जब वो दम बर्बरता से रिएक्शन देता था। कोई क्रिया कीजिए, आप राष्ट्रवाद मांगने का क्रिया कर रहे हैं, दंगा फसाद आंदोलन कर रहे हैं, प्रतिक्रिया जो देगा इतना भयावह तरीका से देगा, घर ढहवा दिया, सारा नौकरी उकरी कर रहे सब छिनवा लिया, पकड़ के जेल में 4-5 दिन बेहू तक खूबे, है ना, दम पिछवाड़ा लाल कर दिया, तब आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो सब चुप हो जाता था। तो ये जब तक रहा 1815 से 1848 तक, तो इसके काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो इसको लिख लेंगे। पिछला क्लास से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव आपको नहीं करा पाए थे लास्ट में, तो आपको ऑब्जेक्टिव ही करा देंगे, ठीक है। और हम क्या बताएं कि जो क्लास में हम पढ़ाएंगे उस क्लास से कौन से प्रश्न बने हैं ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में, वो भी आपको बता देंगे और नोट करवा देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वियना सम्मेलन के बारे में, किसके बारे में लिखते हैं और समझते जाइएगा, है ना। वियना सम्मेलन के बारे में लिख लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, देखिए क्या नेपोलियन के अंत के बाद विजयी देशों ने 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन करते हैं, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। वियना सम्मेलन कहा जाता है, इस सम्मेलन की इस सम्मेलन की उपलब्धि क्या रही, इस सम्मेलन में क्या क्या निर्णय लिया गया। तो देखिए सबसे पहला क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति के पूरे जो शासन व्यवस्था था उसी को पूरा स्थापना किया गया। तो लिखेंगे फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश का स्थापना हुआ। दूसरा क्या, नेपोलियन के शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था का अंत किया गया। क्या किया गया, अंत किया गया। अब एक चीज समझिएगा, जो वियना सम्मेलन हुआ उसमें निर्णय लिया गया कि फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश की स्थापना किया जाए। तो उसमें किसको राजा बनाया गया, तो एक व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, लुई 18वां, क्या नाम था, लुई 18वां, उसको राजा बना दिया गया। अब ये राजा बना तो ये बहुत ज्यादा समझदार था, ये लगा कि नहीं राजा तो अभी तो बना दिया हमको, है ना, ये कांटा वाला कुर्सी पर बैठाया है सब, और सोच बूझ के नहीं चलेंगे तो जनता मरते 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 बेहाल कर देगी, खरीद देगी हमको। कैसे, क्योंकि अभी नेपोलियन को हराया गया है, नेपोलियन को भेज दिया गया है ना, उसको मार दिया गया है, तो जनता सब खिसलाल है, लेकिन अभी डरी भी हुई है ना। और धीरे धीरे जब समय बढ़ेगा तो धीरे धीरे राष्ट्रवादी लोग पैदा हो जाएंगे और विरोध करना स्टार्ट कर देगा हमारा, तो सारा शासन का दिमाग ठिकाना आ जाएगा। इस बात को समझता था, जनता की भावना को समझता था, और उसका सम्मान करने लगा कि चलो चुपचाप हम जनता की बात मानेंगे, शासन चलाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कितना का कमी है राजा कि हम दूसरा अत्याचार करें। जनता की भावना को समझता था, खूब बढ़िया से शासन चलाने लगा, इसको कोई तकलीफ नहीं दिया जनता को। नेपोलियन संवैधानिक राजपत्र भी जारी करने वाला था, लेकिन नहीं कर पाया, तो जनता का सम्मान करता था। लेकिन लुई 18वां के बाद इसका भाई चार्ल्स 10वां था, चार्ल्स 10वां जो राजा बना, वो क्या कर दिया कि कहा क्या भैया तब पाचक सरकार चलाते थे, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, आई निरंकुश वाला फिर चला देता है। उस लुई 18वां के बात को समझ नहीं पाता है कि भैया इतना बढ़िया शासन क्या चला रहे थे, क्या वो दूरदर्शी तो समझ रहे थे इस बात को कि हम ज्यादा प्रहर करेंगे तो फिर हम फिर से जनता सब मारे लगेगी। राष्ट्रवाद का भावना तो बढ़ा के चलिए गए नेपोलियन। अब राष्ट्रवाद के स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का, राष्ट्रवाद का और स्वतंत्रता का
जो शहद चटा के चला गया है और जो मजा ले लिया है, फिर आप वापस आप गुलामी नहीं करवा सकते। तो समझ गया कि स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है। लेकिन चार्ल्स दशम इस बात को नहीं समझता इसका भाई, और जब नहीं समझता है तो 1830 में शासक बनता है चार्ल्स दशम, और 1 साल बाद 1830 में सब लोग एक ही को जनता क्रांति कर देती है। तो जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ेंगे, भी आगे पढ़ेंगे, खूब डिटेल में पढ़ेंगे, प्रश्न भी पूछता है। लेकिन अभी अगर नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिख लेते हैं बुर्बो वंश के लुई 18वां को फ्रांस का शासक बनाया गया। यहां तक हम लोग लिख लिए। अब हम लोग मेटरनिक युग के बारे में लिख लेते हैं। मेटरनिक युग क्या है, देखिए मेटरनिक युग देख लीजिएगा आप लोग, मेटरनिक युग मतलब एक एक चीज एकदम नोट्स इतना बेहतरीन तरीका से बनता चाहिएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पर इतना बढ़िया नोट्स बना सकते हैं। सब चीज को ध्यान में रखा जा रहा है आप लोग के लिए। देखिए क्या मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहां का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। आप लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में प्रधानमंत्री। और इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप ब्रैकेट में एग्जाम में नहीं लिखेंगे। यदि आप एग्जाम में लिखते हैं तो आप सिखा रहे हैं, एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले को समझा रहे हैं कि देखिए सर, चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। आपको समझना, कुछ को समझना है, और वो समझ रहा है इस बात को। वो मूर्ख नहीं ना आपकी तरह कि आप उसको समझाइएगा ब्रैकेट में लिख करके। उसको पता है, इसलिए आप ब्रैकेट में लिखने वाला काम नहीं करेंगे एग्जाम में, है ना। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। रिएक्शन देने में माहिर था, वादी। इसने राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। अथक का मतलब क्या होता है? सीखना भी, तब ना टॉपर बनिएगा। देखिए शब्द भी सीखना। देखिएगा टॉपर का इंटरव्यू जब देखिएगा, उसका बोलने का तरीका देखिए हम लोग के तरीका से अलग होता है, क्योंकि उसमें इतना ना शब्द भंडार होता है कि बढ़िया बढ़िया वर्ड चुन के उसको बोल पाता है ना। तो अथक का मतलब होता है बिना थके। क्या होता है? बिना थके। ये आपके समझने के लिए, फिर एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे, है ना। अथक पर खूब प्रयास किया, उनके लिए अथक प्रयास किया। अतः इसके काल, है ना, समय जो समय काल का मतलब क्या होता है? समय। अतः इसके काल 1815 से 1848 को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। कहां पर हुआ था? यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिक एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ेंगे। युग के नाम से जाना जाता है, नाम से मेटरनिक है, युग के नाम से जाना जाता है, है। ये हो गया हमारा वियना सम्मेलन, मेटरनिक युग। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख लेते हैं। जो पिछला जो वीडियो में पढ़ाए थे उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे नहीं पूछ पाए थे, उसको लिख लेते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद कौन सा प्रश्न बना है एग्जाम में या क्या प्रश्न बन सकता है उसको भी हम लिख देंगे सब्जेक्टिव, है ना। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर कमेंट में दे सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, जो पिछला वीडियो नहीं पढ़े हो जाकर के पढ़ लीजिएगा, उससे खूब बढ़िया समझ आइएगा। राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका देख लीजिए, नेपोलियन
नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया? वो किस युद्ध में हराया गया? युद्ध में हराया गया। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? चार वो ऑप्शन दे देगा, तो हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ताकि आपका समय बच जाए। आप लोग क्वेश्चन ध्यान में रह जाएगा, तो आप ऑप्शन तक तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन सा प्रश्न बन सकता है ना। तो देखिए अभी भी पढ़ा, इसी से प्रश्न बनेगा, एक दो प्रश्न केवल पिछला क्लास से बना। आगे है वियना सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न, वियना किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? अगला प्रश्न क्या बना? अगला प्रश्न है आपका मेटरनिक युग कब से कब तक के काल को कहा जाता है? काल को कहा जाता है। ये हो गया। और एक प्रश्न क्या हो जाएगा? एक प्रश्न आपका हो जाएगा, एक प्रश्न हो जाएगा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, मेरा उंगली मुड़ रहा है क्यों ना क्यों, जोर से। अब आप लोग को क्या है, काल को आप लोग यहाँ पर, अच्छा सातवां प्रश्न आपका क्या बन जाएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, है ना। उसको नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं अगला क्लास में। और अपने दोस्तों से भी बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, इसलिए आपको बढ़िया तरीका से पढ़ा सकते हैं, है ना। तो नोट कर लीजिए उसको।